इन दिस वीडियो आई स्टार्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इसके पहले हम लोग देखे थे कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। अब प्लांट्स में देखेंगे। तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है और ना ही कोई मसल्स है, तो फिर वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के प्रति। जैसे कोई कोई प्लांट होता है, टच करते ही उसका लीव्स फोल्ड हो जाता है, या सनफ्लावर है जो सन की तरफ फेस करता है, तो ये सारा भी तो मूवमेंट है ना। तो ये कैसे कंट्रोल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जैसे ये टच करने पे लीव्स इस तरह से फोल्ड हो गया, तो इससे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का एग्जाम्पल है। लेकिन रूट्स का नीचे की तरफ बढ़ना, सॉइल की तरफ, या शूट का ऊपर की तरफ बढ़ना, ये सब में तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारा ग्रोथ होता है डिपेंडेंट। इस टाइप का मूवमेंट होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। प्लांट्स भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस यूज करता है सेल से सेल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। सेल टू सेल, एक एक सेल से इंफॉर्मेशन पास होते रहता है। अब मैमल्स में या ह्यूमन बींग्स में जिस तरह से एक प्रोटीन था जिसके वजह से शेप चेंज हो रहा था, तो प्लांट्स में अब शेप चेंज करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन तो है नहीं, तो वाटर के मूवमेंट से शेप चेंज होता है लीव्स का या सेल्स का। तो यहाँ लिखा है देखो, इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। जैसे गार्ड सेल्स कंट्रोल करता है ना स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक उसी तरह से पानी अगर अंदर चला जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, और अगर पानी बाहर आ जाता है तो श्रिंक हो जाता है। इस तरह से शेप चेंज होता है। तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है, ये मूवमेंट। फिर कभी कभी ग्रोथ के कारण मूवमेंट होता है, तो वो है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। जैसे लाइट के तरफ शूट पार्ट का बढ़ना और रूट्स का लाइट से दूर भागना, ये एक मूवमेंट है, और इससे प्लांट का ग्रोथ भी हो रहा है। तो इस टाइप के मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इस फिनोमिनन को ट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो जब लाइट के प्रति इस तरह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, तो वो वर्ड हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। फिर यहाँ ग्रेविटी के कारण हो रहा है। ग्रेविटी के कारण रूट नीचे जा रहा है, मतलब जो रूट्स है दैट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स ग्रेविटी, और जो शूट है वो ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो वो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो जब ग्रेविटी के कारण मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक उसी तरह से प्लांट्स कभी कभी केमिकल के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। जैसे इस तरह से स्टिग्मा के ऊपर जब आकर एक पॉलन ग्रेन बैठता है, तो उससे फिर एक पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, और वो इस तरह से ओवरी के अंदर जाता है। फिर तो ये जो मूवमेंट है ना, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, ये केमिकल के कारण हो रहा है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं केमोट्रोपिज्म, क्योंकि केमिकल के कारण हो रहा है। इसी तरह से जियोट्रोपिज्म क्योंकि वाटर के कारण, हाइड्रोट्रोपिज्म अगर पानी के कारण होगा, तो लाइट के कारण फोटोट्रोपिज्म। टच करने से कभी कभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है, तो उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये अलग अलग ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में था। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या था, जब प्लांट मूवमेंट दिखाता है विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स है विच यूल हैव टू लर्न। नेक्स्ट, जैसे जब हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बारे में पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है, फिर वो नेक्स्ट में पास ऑन होता है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिशन होता है, इस तरह से पढ़े थे। लेकिन इस नर्वस सिस्टम का डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि सबसे पहला, ये सब टाइप का इंफॉर्मेशन सिर्फ वहीं पहुंचेगा जहां पर नर्वस टिश्यू है। अब जैसे प्लांट्स में नर्वस टिश्यू नहीं है, तो प्लांट्स में तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन फिर हो नहीं सकता। सेकेंडली,
एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो गया, अब वो ट्रांसमिट हो रहा है, फिर दूसरा इम्पल्स जब क्रिएट होगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एक के बाद एक तुरंत इस तरह से जनरेट नहीं होता है। तो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इसी वजह से हम लोग सिर्फ नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि उससे इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रॉब्लम होगा। और सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं, कभी कभी सडन चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में होगा तो हम लोग रिस्पॉन्ड करने में स्लो हो जाएंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बदले अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता कि एक सेल से दूसरे सेल केमिकल पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए फिर नर्वस टिश्यू का ज़रूरत नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ये सिस्टम का भी अपना डिसएडवांटेज है कि हर एक सेल से डिफ्यूजन होने में टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम ये कंटिन्यूसली तो हो सकता है ना, केमिकल कंटिन्यूसली एमिट होते जाएगा और वो ट्रांसमिट होते जाएगा। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी में कौन करता है? हॉर्मोन्स। व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स केमिकल्स होता है जो बॉडी में सिक्रीट होता है लिमिटेड कम क्वांटिटी में, और वो मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। तो प्लांट में भी उस तरह से बहुत सारा हॉर्मोन्स है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्लांट का फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन। ये प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है। यहाँ पर हम 2 पार्ट पढ़ाएंगे, एक टेंड्रिल का, टेंड्रिल का लास्ट में रह गया, और एक पार्ट पढ़ाएंगे हम कि ऑक्सिन से कैसे ग्रोथ होता है। देखो, सपोज ये ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट है, यहाँ पर लाइट आ रहा है, तो लाइट इस पोर्शन में ज़्यादा आ रहा है, इधर वाले हाफ में इस तरह से है। तो जिस पोर्शन में लाइट नहीं आता है, ऑक्सिन उस तरफ चला जाता है, तो ऑक्सिन ये शेडी पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सिन हो गया, इसका मतलब इसका ग्रोथ होगा, क्योंकि ऑक्सिन तो ग्रोथ करता है। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब ये पोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये उस तरफ झुक जाएगा। जब ये एलोंगेट हो जाएगा और सपोर्ट के लिए इधर का पोर्शन बड़ा नहीं हुआ, तो ये बाद में थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो प्लांट है ये इस तरह का हो गया, तो ये लगेगा कि लाइट के तरफ झुक गया। तो ये किस वजह से हुआ? ऑक्सिन की वजह से। कैसे हुआ? द पोर्शन विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, ऑक्सिन गेट्स एक्यूमुलेटेड देयर। ऑक्सिन वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है एंड डज इट एलोंगेट्स, और जब ये एलोंगेट हो जाता है तो इट अपीयर्स एज इफ इट हैज बेंट टुवर्ड्स द लाइट पार्ट। यहां पर लिखा हुआ है, when growing plants detect light, a hormone called auxin is synthesized at the shoot tip, helps the cell to grow longer. When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side. जहाँ से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन चला जाता है। वहाँ पर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से वहाँ का सेल लंबा हो जाता है और वो उस तरफ फिर झुक जाएगा। It appears as if it has bent towards light. तो एक हार्मोन था ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन्स, ये स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन्स, ये प्लांट का, ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ के लिए है। अब तीनों ही हार्मोन ग्रोथ कर रहा है, तो कोई एक ऐसा भी होना चाहिए जो ग्रोथ को रोके, अदरवाइज तो प्लांट बढ़ते ही जाएगा। तो वो होता है एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन ग्रोथ को रोकता है। तो प्लांट में ये 4 मेन हार्मोन्स होता है, सबका फंक्शन लर्न करना है। लिखा है एब्सिसिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ रोकता है। इट्स इफेक्ट इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ता झड़ना, मुरझाना, वो इसके कारण होता है। तो
तो इस पैराग्राफ में हम लोग, लास्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़े प्लांट का अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में, और उसके ऊपर वाला पैराग्राफ भी पूरा लर्न करना पड़ेगा। इसमें था कि किस तरह से ऑक्सिन की वजह से ग्रोथ होता है। फिर उसके ऊपर वाला पैराग्राफ में था कि ये दोनों पैराग्राफ में मिलाकर था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का क्या लिमिटेशन है और उसके बदले इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का क्या लिमिटेशन है और केमिकल ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। एक पोर्शन और रह गया। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि पी प्लांट होता है तो वो किस तरह से इस तरह से क्लाइंब कर जाता है, उसका टेंड्रिल्स, तो वो कैसे होता है, वो भी एक मूवमेंट हुआ, ट्रॉपिक मूवमेंट। सपोज ये एक रॉड है और इस तरह से एक टेंड्रिल कर्ल किया हुआ है। जो पोर्शन, ये एक रॉड है और इस तरह से यहाँ पर टेंड्रिल है, तो जो पोर्शन टेंड्रिल के रॉड के कांटेक्ट में है ना, वहाँ पर ऑक्सिन का ग्रोथ कम होता है। जैसे ये वाला नीचे का पोर्शन स्टेम को, रॉड को टच किया हुआ है, तो ज़्यादा हार्मोन यहाँ सिंथेसाइज होगा ऊपर में, मेरे फिंगर के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, बढ़ के फिर वो उस तरफ टर्न ले लेगा, तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो टच के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। इट इज़ रिटन समवेयर हेयर, तो वो भी एग्जैक्टली लर्न करना है। उसके बाद तो ये पूरा प्लांट कोऑर्डिनेशन हो गया। फिर था हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो एनिमल सिस्टम में भी हम लोग अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, सबका फंक्शन। उसमें से एक हार्मोन है एड्रीनलिन। ये देखो, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स है, इससे सिक्रीट होता है एड्रीनलिन। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को इमरजेंसी सिचुएशंस में फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है। अचानक से कोई जानवर सामने आ गया, दौड़ना है, तो उसमें ये हेल्प करता है। या हम लोग कभी कभी वीडियो गेम भी खेलते हैं, तो हम लोग का अगर बहुत इंटेंस कुछ रहता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगता है, तो ये जो सारा इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्ट के ऊपर टारगेट करता है, हार्ट को टारगेट करता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ब्लड ज़्यादा पंप होगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। स्टमक के आसपास और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास का जो आर्टरीज है वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा, और वहाँ का ब्लड सप्लाई कम जाता है। तो बदले में ब्लड कहाँ जाता है, लेग्स में और हैंड्स में, क्योंकि दौड़ेंगे तो यही सब चीज़ काम आएगा इसी वजह से। तो दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि डायफ्राम और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सेज हम लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने में हेल्प करता है। इसी तरह से और अलग अलग हार्मोन्स हैं, जैसे एक हार्मोन है थायरॉक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन क्या करता है, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मतलब बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब एब्जॉर्ब करना है, कितना यूरिन में निकालना है, ये सारा कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन मिनरल का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो इसी वजह से आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं ताकि डाइट में आयोडीन जाए। आयोडीन नहीं जाएगा तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा और थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। फिर उसके बाद एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, क्योंकि वो सबका फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, सारे बाकी ग्लैंड्स का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। किसी किसी इंसान का हाइट होता है बहुत ज़्यादा है,
तो इसका मतलब, और अजीब सा लगता है फिर वो उतना हाइट, तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हुआ है। या कोई कोई ड्वार्फ रह जाता है, बौना रह जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ठीक से सिक्रीट नहीं हुआ। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, जीन्स की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। ये सब एडोलेसेंस में प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है, टीनेजर्स के टाइम पे से रिलीज होना शुरू हो जाता है, टीनेज ईयर्स से। ये क्या करता है, उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करता है और आगे चलकर ये सारा रिप्रोडक्टिव फीचर्स मेंटेन करता है, जिससे मेल्स में बियर्ड का होना, फेशियल हेयर होना, ये सब टेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। और एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड का शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, तो इंसुलिन सिक्रीट होता है। वो शुगर को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है। जब शुगर नॉर्मल हो गया तो फिर इंसुलिन सिक्रीट होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जिन लोगों में ये ऑटोमेटिकली रिलीज होना या बंद होना ठीक से नहीं हो पाता है, कि कुछ कुछ लोगों का होता है कि शुगर बहुत कम है एनी टाइम, तो इसका मतलब पैनक्रियास ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, तो उनको भी डायबिटीज़ बोलते हैं। और कभी कभी होता है कि इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से एनी टाइम शुगर लेवल हाई रहता है, तो वो भी डायबिटीज़ होता है। तो हार्मोन्स काफ़ी कम क्वांटिटी में रिलीज होना चाहिए और जब काम हो जाए तब उसका सिक्रीशन बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत प्रॉपर टाइमिंग होना ज़रूरी है। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है ये फीडबैक मैकेनिज्म? जैसे ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो पैनक्रियास का सेल्स ये बात को डिटेक्ट कर लेता है, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास मिल जाता है। एज अ रिजल्ट वो लोग इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। फिर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन अपने आप बंद भी हो जाएगा। तो ये जो हार्मोन का जो सिस्टम है ये अपने ही फीडबैक के बेसिस पे काम कर रहा है। इसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सिक्रीशन हो रहा है और इसका इफेक्टिवली काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो वो बस ये जो ब्लू लाइन से ब्लू से टिक किए उतना ही लिखना है कि हार्मोन का टाइमिंग और अमाउंट बहुत ज़रूरी है कम क्वांटिटी में और रेगुलेटेड वे में होने के लिए, और फिर ये शुगर वाला एग्जाम्पल दे देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन बींग्स में हार्मोन्स के बारे में पढ़े और प्लांट के हार्मोन्स के बारे में पढ़े। एक यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम। इस तरह का जो ग्लैंड्स है ना, जो टाइम टू टाइम धीरे धीरे हार्मोन्स सिक्रीट करता है, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। So this is all about the chapter control and coordination.